नमस्कार सभी का। मैं गजेंद्र सिंह आपके सामने उपस्थित हूँ भारत भूगोल श्रृंखला की क्लासेस में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। 5 भौतिक प्रदेशों के बारे में हमने बात की थी। सबसे पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो हम पूर्ण कर चुके थे। उसके बाद हमने बात की थी उत्तरी मैदान की, जो हमने पिछली कक्षा में कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार, उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी जा रही है वो आप नक्शे में बढ़ते रहें, और उससे संबंधित कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में उसे भेजें, बाकायदा उसका निवारण किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। तो आज बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भारत के भौतिक प्रदेशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कारण यह है कि ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है क्षेत्रफल के आधार पर। इससे पूर्व में हमने बात की थी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मैदान, और आज हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार की। आज हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार की। ये तीसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है। तो आइए इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ पढ़ते हैं। पहली तो ये कि प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का भाग है। गोंडवाना भूमि का भाग है, इसलिए इस भाग में धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथियों, अंगारा भूमि, गोंडवाना भूमि और पृथ्वी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसकी मैं आपकी एक अलग से क्लास लूँगा, उसमें मैं संपूर्ण तरीके से समझाऊंगा। आपको बस अभी के लिए बस ये फैक्ट याद रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना भूमि का। और गोंडवाना भूमि का भाग होने के कारण इसमें कौन से खनिजों की मात्रा अधिक है, धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अवसादी चट्टानों में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। कारण यह है कि अवसाद धीरे धीरे परत दर परत इकट्ठा होते हैं और उसमें फिर ऊपर मिट्टी या कुछ भी अवसाद जमकर चट्टानों का रूप ले लेती है, उसके बीच में जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। तो बात की जाए गोंडवाना भूमि के जितने भी भाग हैं, धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रायद्वीपीय पठार भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया भी था कि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। अब प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। जब हमने भूगोल की श्रृंखला में बात की थी स्थलाकृतियों की, उस समय मैंने आपको क्लियर किया था मैदान, समुद्र तल, समुद्र तली, पठार, पहाड़ी और पर्वत, इन सब की औसत ऊंचाइयों को। तो हमारे प्रायद्वीपीय पठार की 600 से 900 मीटर तक की औसत ऊंचाई है। अच्छा, इस पठार को प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहा जाता है? पठार तो है क्योंकि पठारी स्थलाकृति की इसमें संरचना है, गुण पाए जाते हैं, परंतु प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? तो हमने ये भी बात की थी कि 3 और जल से घिरा हुआ भूभाग जो होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। पुनः दोहराता हूँ, 3 और जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। तो इसमें देख पा रहे होंगे आप, इधर की तरफ है आपके अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण की तरफ है हिंद महासागर। तो 3 ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? प्रायद्वीप कहा जा रहा है। और ये पठार की शक्ल में है, पठार की संरचना में है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जा रहा है। आगे बात करें, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रायद्वीपीय पठार का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। यह आपको इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि जिस तरफ ढलान होता है नदियों की, अधिकांश नदियों की दिशा भी उसी तरफ होती है। तो प्रायद्वीपीय पठार का अगर ढाल पूछा जाए आपको, प्रायद्वीपीय पठार का ढाल अगर पूछे तो ढाल इस तरफ है। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम, और ये पूर्व। तो अगर ढाल की बात की जाए, ये आप याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। कौन सी दिशा से? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर। उसके बाद के बिंदु पे चर्चा करें तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कन्याकुमारी तक प्रायद्वीपीय पठार एक त्रिभुजाकार पठार है।
अब प्रायद्वीपीय पठार का सबसे उत्तरी, अब अगर अपन बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो प्रायद्वीपीय पठार वहाँ से प्रारंभ होता है और दक्षिण में यहाँ कन्याकुमारी तक, सबसे नीचे वाला बिंदु जो है कन्याकुमारी, यहाँ तक कन्याकुमारी तक यहाँ विस्तृत है। तो ये कुछ सिंपल से फैक्ट है। त्रिभुजाकार आकृति में आप देख पा रहे होंगे, उल्टे त्रिभुज की तरह दिखाई देता है, ठीक है। अब प्रायद्वीपीय पठार का सबसे उत्तरतम बिंदु रायसीना की पहाड़ियाँ हैं। सबसे उत्तर में क्या है, रायसीना की पहाड़ियाँ, सबसे उत्तर में ध्यान रखें रायसीना की पहाड़ियाँ, उत्तरतम बिंदु रायसीना पहाड़ियाँ। दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ जिन्हें कार्डामम एवं इलाईमलाई पहाड़ी भी कहा जाता है। दक्षिणी हिस्सा ये हो गया, यहाँ कार्डामम, इसे कार्डामम, इलायची अथवा इलाईमलाई। दक्षिणी हिस्सा जो है ये पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ जिन्हें कार्डामम इलाईमलाई पहाड़ी भी कहा जाता है। पश्चिम में गिर पहाड़ी गुजरात में है, पता ही है, पश्चिम में जो इसका विस्तार है ये गिर पहाड़ियाँ जो कि गुजरात में है। गिर गुजरात। और बात करें कि पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, तो पूर्वी हिस्सा जो है यहाँ पर क्या है, राजमहल पहाड़ियाँ। आप इसको नक्शे में भी भर के देख सकते हैं और इस तरह की एक आकृति बना के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में अवस्थिति भी दर्शा सकते हैं। अब ये राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में हैं और अगर भारत का मानचित्र अच्छे से अध्ययन किया है तो आपको झारखंड की अवस्थिति को लेकर कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो साथियों ये कुछ सिंपल से फैक्ट है, इनमें कुछ विशेष समझने जैसा है नहीं है, इसको बस है जैसे कि आपको याद रखना है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको नक्शे में भरनी है। आगे बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत एवं पहाड़ियाँ, कि प्रायद्वीपीय पठार को अगर अपन बांटे तो किस तरह से बांट सकते हैं। सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे अरावली है, अरावली के बाद विंध्याचल है, विंध्याचल के बाद सतपुड़ा है, फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये 5 जो भाग है ये किसका हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय पठार को इस तरह से बांटा जा सकता है। अब सबसे पहले मैं अरावली की अवस्थिति की बात करूं तो अरावली आपको पता है राजस्थान में कर्णवत स्थित है। जैसे ये क्या हो गया आपके अरावली, सभी को पता ही होगा, अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान में कर्णवत स्थित है, 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। उसके बाद बात करते हैं विंध्याचल की, तो विंध्याचल की अवस्थिति कुछ यूँ है। उसके बाद बात करें सतपुड़ा, फिर पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका सतपुड़ा, ये आपके बात करें तो विंध्याचल, ये सतपुड़ा हो जाएगा विंध्याचल और ये सतपुड़ा, ये पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट और पूर्व की तरफ ये पूर्वी घाट। देखिए किसी भी भौतिक प्रदेश को एकदम सटीक दर्शाना काफ़ी मुश्किल है, परंतु आपको एक हल्का सा एक आइडिया लेके चलना है कि अरावली कहाँ स्थित है, विंध्याचल कहाँ है, सतपुड़ा पश्चिमी घाट पश्चिम की तरफ और पूर्वी घाट पूर्वी की तरफ। आगे जब इनकी डिटेल में बात करेंगे तब अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सा भूभाग कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है। इसीलिए आप जब भी भूगोल का अध्ययन करें, जैसे भारत भूगोल पढ़े, अपने साथ नक्शे लेकर बैठे और नक्शे में जिन जिन कंटेंट में जिन जिन राज्यों के नाम आ रहे हैं नक्शे में उनको साथ के साथ बढ़ते जाएं। तो आइए सबसे पहले बात करें अरावली पर्वतमाला की। देखिए अरावली पर्वतमाला को एक बार राजस्थान में मैं बना देता हूं, उसके बाद तथ्यों पर बात करेंगे। ये राजस्थान का एक रेखा चित्र है, ये अरावली पर्वतमाला लगभग यूं कर्णवत स्थित है।
इस तरीके से। तो अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। कई बार इनकी उत्पत्ति का काल पूछा जाता है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसकी उत्पत्ति होती है। अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नोट कीजिएगा, अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, मतलब ये हिमालय से भी पुरानी है। किससे पुरानी है? ये हिमालय से भी पुरानी। अरावली जो है, अगर इसके उत्पत्ति काल को देखा जाए तो हिमालय से भी पुरानी है। अब उसके बाद बात करें कि अरावली का निर्माण वलन की क्रिया द्वारा हुआ है। अब बात करें वलन की क्रिया क्या है। आप अगर फैक्ट अच्छे से समझेंगे नहीं तो काफ़ी मुश्किल होगा उसको याद रखना। वलन की बात करते हैं, जब दो प्लेटें आपस में गति करती है तो दोनों या किसी में से एक सिकुड़कर इस प्रकार की स्थलाकृति बन जाती है, इसको कहते हैं वलन। क्या कहा जाता है इसको? वलन। तो अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में वलन की क्रिया द्वारा हुआ है। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा तथ्य है, आप इसको देखें। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। कई बार हम पढ़ते हैं भौगोलिक जानकारियां, पर उसकी शब्दावली ढंग से पता नहीं होने के कारण वो चीज़ अच्छे से याद नहीं हो पाती। बात करेंगे अवशिष्ट पर्वत क्या है। जैसे कि ये कोई पर्वत है, पर्वतों का एक चीज़ आप ध्यान रखें कि पर्वतों का जब उत्थान होता है, नए नए जब पर्वत बनते हैं तो उनकी जो हाइट ज़्यादा होती है और उनकी ढलान काफ़ी तीव्र होती है। जैसे कोई जवान आदमी होता है तो वो एकदम तन के चलता है, फिजिक उसका मजबूत होता है और थोड़ा सा तेज तर्राट होता है। तो इसी तरीके से इसकी ढाल भी अधिक होती है और ऊपर से भी ये तिकोना होता है। परंतु ये तो मैं बात कर रहा हूँ जब नया नया पर्वत बनता है, ये मैं बात कर रहा हूँ नवीन पर्वत की बात कर रहा हूँ। जैसे हिमालय की बात लूँ मैं, तो हिमालय एक नवीन पर्वत श्रृंखला कहलाती है, इसी कारण इसकी ऊंचाई भी अधिक है। अब बात करें कि अवशिष्ट पर्वत क्या है, तो समझें इसको कि जिस प्रकार मैंने बात की, कोई जवान व्यक्ति होता है तो एकदम तन के चलता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है मजबूत होता है। इसी प्रकार पहाड़ भी ऊंचाई अधिक होती है और ढाल तीव्र होती है, पर जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है उसका शरीर झुकता चला जाता है। तो वही उदाहरण हम पहाड़ के संदर्भ में भी ले सकते हैं कि जैसे पहाड़ है तो वर्षण की क्रिया भी होगी, बादल इससे टकराएंगे, कई सारे कारण होते हैं जैसे वर्षण। मैं कारण लिख रहा हूँ अवशिष्ट पर्वत बनने के। वर्षण हो गए, जैविक हो गए, रासायनिक हो गए और कई सारे अन्य कारण भी होते हैं। जैसे बरसात हुई तो इस पहाड़ की बारीक बारीक मिट्टी पानी के साथ बह के चली जाएगी। हमने उत्तरी मैदान का अध्ययन करते हुए पढ़ा था कि किस प्रकार नदियों का जल अपने साथ अवसाद लेकर जाता है। अब जो बारीक बारीक मिट्टी इस चट्टानों के नीचे से निकलेगी तो आपने देखा होगा कई बार चट्टानें लुढ़क भी जाती है। चट्टानें लुढ़क जाती है तो इसकी ऊंचाई कम होती है। जैविक कारक कैसे? आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर पेड़ पौधे उग जाते हैं और पेड़ पौधे जब अपनी जड़ों का विस्तार करते हैं तो चट्टानों को विस्थापित भी कर देते हैं, तो उनका विस्थापन हो गया, ये जैविक कारक की श्रेणी में हो गया। रासायनिक कारण, जब कुछ चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होती है तब भी चट्टानें टूटती फूटती हैं और वो भी पर्वत को टूटने में सहायक होती है। और अन्य बहुत से कारक हैं जिसके कारण पर्वत टूट फूट होता है, और ये कोई 1 या 2 वर्ष में नहीं, बहुत ही लंबे समय अवधि में होता है। तो धीरे धीरे जो नवीन पर्वत था वह नवीन पर्वत अवशिष्ट पर्वत के रूप में बन जाता है। अवशिष्ट पर्वत है, जैसे इसकी हाइट कम हो गई, ये अवशिष्ट पर्वत बन गया। अवशिष्ट पर्वत बन गया है, इसकी हाइट कम हो जाती है और ढाल कम हो जाता है। तो सामान्य सी बात कहें तो अवशिष्ट पर्वत जो है, अवशिष्ट पर्वत क्या है? कह सकते हैं इसको पुराना पर्वत कह सकते हैं, या यूं भी कह सकते हैं ढाल कम हो जाता है इसका, और ऊंचाई भी क्या हो जाती है? कम। तो अवशिष्ट पर्वत ये होता है कि अपर्दन और अन्य बहुत सारे कारकों की वजह से जब पर्वत टूटता फूटता है, ऊंचाई कम रह जाती है, तो क्या कहलाता है वो? अवशिष्ट पर्वत। अब बात करें अरावली के विस्तार की, तो अरावली दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से, यहाँ से प्रारंभ होती है। ये गुजरात का पालनपुर है, गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर राजस्थान में से आगे निकल के यहाँ आगे तक जाती है।
दिल्ली तक। कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक। तो बात करें अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से उत्तर पूर्व में दिल्ली में रायसीना पहाड़ियों तक है। तो दिल्ली में कहाँ तक है ये दिल्ली में होगा आपके, दिल्ली में रायसीना पहाड़ियाँ, रायसीना पहाड़ियों तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये दिल्ली है, दिल्ली। तो गुजरात के पालनपुर या खेड़ ब्रह्मा गुजरात पालनपुर से प्रारंभ होकर राजस्थान में से होकर दिल्ली के रायसीना पहाड़ियों तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, यानी पूरी अगर टोटल इसकी लेंथ की बात की जाए तो कितनी होगी? 692 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लेंथ की बात की जाए तो कितनी होगी? 550 किलोमीटर होगी। राजस्थान के 13 जिले अरावली के अंतर्गत आते हैं। अब ये 13 जिले कौन से हैं? आपको राजस्थान भूगोल की श्रृंखलाओं में अच्छे से अवगत करवाया जाएगा। बात करें अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो ये तो बात हो गई अरावली पर्वत श्रृंखला की। पुनः एक बार दोहराते हैं, इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है, स्पष्ट है। अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय से भी पुरानी। अरावली का निर्माण वलन क्रिया द्वारा होता है। वलन हमने अभी समझे, इस तरह की इस्तेलाह करके वलन कहलाती है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत को हमने जाना कि अवशिष्ट पर्वत क्या होता है। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से उत्तर पूर्व में दिल्ली के रायसीना, यहाँ गुजरात का पालनपुर हो गया, ये दिल्ली के रायसीना पहाड़ियाँ। एक तथ्य और याद रखें कि रायसीना पहाड़ियों पर क्या है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन। कहाँ बना हुआ है? रायसीना पहाड़ियों पर। अब अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, राजस्थान में 550 किलोमीटर है। सामान्य से तथ्य है, राजस्थान के 13 जिलों से गुजरती है, मतलब 13 जिले इसके फैलाव क्षेत्र में आते हैं। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ये कुछ मूलभूत जानकारी हैं अरावली को लेकर। अरावली का और भी विस्तार आपको राजस्थान भूगोल विषय के अंतर्गत देखने मिलेगा। आगे बात करें दूसरे नंबर पर विंध्याचल पर्वतमाला। तो विंध्याचल का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली के बाद हुआ। किसके बाद हुआ? अरावली के। कई बार पर्वतमालाओं को कालक्रम के हिसाब से जमाने का प्रश्न भी आता है, तो याद रखें कि विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में किसके बाद हुआ है? अरावली के बाद में हुआ है। अब विंध्याचल पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला का विस्तार मुख्यतः राज्य याद रखें मध्य प्रदेश, बिहार तथा झारखंड में है। तो अगर आप भारत के नक्शे में देखेंगे तो आपको मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्य की अवस्थिति अच्छे से स्पष्ट होगी, तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार कहाँ कहाँ है। अब विंध्याचल पर्वतमाला बारनेर, ये पहाड़ियों के नाम याद रखें, बारनेर, कैमूर तथा पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में पाई जाती हैं। ये जितने भी तथ्य होते हैं, ये सुमेलित करने वाले, बेमेल छांटने वाले या योग मिलान करने वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो आपको बस विंध्याचल पर्वतमाला के साथ में बारनेर, कैमूर तथा पारसनाथ पहाड़ियों को याद रखना है। याद रखने के लिए किसी प्रकार की ट्रिक नहीं बनानी है आपको, बस सिंपल सा आपको लिख कर अच्छे से याद करना है। अब बात करें कि विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कालनूर पहाड़ी या गुडविल चोटी, जिसे सद्भावना चोटी भी कहा जाता है। हर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपको एक अलग से सारणी बनाकर नोट करनी पड़ेगी। जैसे बात करूं मैं अरावली की, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहलाती है आपकी गुरु शिखर। वहीं बात करें विंध्याचल पर्वतमाला की, सबसे ऊंची चोटी है कालूनर पहाड़ी पर गुडविल चोटी या सद्भावना चोटी, जिसकी ऊंचाई याद रखें 752 मीटर है। कुछ किताबों में आपको तथ्य आगे पीछे मिल सकते हैं, परंतु अधिकांश तो पूछा नहीं जाता है, केवल नाम पूछा जाता है। तो ये बात होगी आपकी विंध्याचल पर्वतमाला की। आगे बात करें सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला की अवस्थिति मैंने आपको स्पष्ट की थी भारत के नक्शे में। तो अब बात करते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में कि किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। पहला तथ्य है कि सतपुड़ा पर्वतमाला एक प्रकार का ब्लॉक या ब्रंशोत्त पर्वत है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि जब हम हिमालय की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हिमालय की, या हम बात करते हैं अरावली की, तो हमारे सामने शब्द आता है कि यह वलन की क्रिया से हुआ है। किसकी क्रिया से हुआ है? वलन की क्रिया।
वलन की क्रिया आपको समझ में आ गई। इस प्रकार से जो स्थलाकृति बनती है वो है आपका वलन। पर ये भ्रंश क्या है या ब्लॉक पर्वत क्या है, तो इसको मैं आपको स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से समझे, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो बात करें कि ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्त पर्वत या भ्रंश क्रिया द्वारा पर्वत का निर्माण कैसे होता है। जैसे माने कि ये कोई भूभाग है, जैसे विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं इसमें, ये कोई भूभाग है। अब भूभाग के जैसे इस भाग में गति होने लग गई, ठीक है, इस भाग में गति होने लग गई, तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। इस प्रकार से ये भाग नीचे की ओर चले गए और ये भाग ऊपर की ओर उठा रह गया, इसको क्या कहेंगे, ब्लॉक पर्वत। आपको परिभाषा में बिल्कुल नहीं उलझना है। परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो बात होगी कि जब किसी स्थलाकृति या भूभाग या स्थलखंड के का कोई भाग जब धंस जाता है तो बचा हुआ भाग ब्लॉक पर्वत कहलाता है। अगर अधिक ऊंचाई लिए हुए हो, इतना आपको परिभाषा में नहीं उलझना है, कहीं अक्सर पूछी नहीं जाती है। आप बस ये याद रखें ब्लॉक पर्वत है क्या, ये दो भाग थे, ये धंस गए, बचा हुआ भाग पर्वतनुमा रह गया, क्या कहलाया, ब्लॉक पर्वत। और ये क्रिया कहलाती है भ्रंश की। भ्रंश की क्रिया है, भ्रंश यानी दरार, दरार आई, यहाँ पर दरार आई और यहाँ पर दरार आई, दरार भ्रंश, और भ्रंश की क्रिया से बनने वाला पर्वत क्या है, ब्लॉक पर्वत। तो ये सभी आपके क्लियर हो गया होगा। वलन की क्रिया आपके स्पष्ट है, भ्रंशन की क्रिया स्पष्ट है, ब्लॉक पर्वत आपके स्पष्ट हो गया है। देखिए कई बार क्या होता है कि जब कुछ तथ्य होता है उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, परंतु एक बार शांति से आप इसको एक दो बार देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। बस सबको अलग अलग याद रखने की कोशिश करनी है। वलन, जब हिमालय और अरावली की बात हो तो नाम आएगा वलन का, और जब सतपुड़ा की बात हो तब बात करेंगे भ्रंश की। चलिए आगे बात करते हैं कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। मैं पुनः बार बार दोहरा रहा हूं कि जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं अपन पढ़ रहे हैं उन सब की ऊंची चोटियां आपको एक अलग से सारणी बनाकर याद करनी है, ताकि जब परीक्षा में प्रश्न आए तब आप सीधे तौर पर उसको पढ़ सके। और रिविजन करते हुए देखिए, कई बार हम रिविजन करते हैं, रिविजन में काफ़ी सारे तथ्य होते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छूट जाते हैं, तो अलग से अगर उनको सारणीयन किया जाए उनका तो काम थोड़ा बढ़िया हो सकता है। आगे बात करें, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी है, और पंचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भी है। जब हम वन्य जीव और वनस्पतियों की बात करेंगे तो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र को मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा, परंतु अभी ये ध्यान रखें प्रसिद्ध हिल स्टेशन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में भी हमने शिमला, मसूरी आदि हिल स्टेशन की बात की थी, तो आपको स्पष्ट हो ही गया होगा। अब सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, और अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है। नदी वाले भाग में हम इनको विस्तार से अध्ययन करेंगे। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में धुआंधार जलप्रपात, याद रखें कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला, और नदी पूछी जाए तो नर्मदा नदी, जिसे संगमरमर जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अब आपने जलप्रपात कई बार सुना भी होगा, पर कईयों के मन में प्रश्न होगा कि जलप्रपात है क्या, तो लीजिए मैं स्पष्ट किए देता हूं। जैसे ये कोई स्थलाकृति है, जैसे ये कोई स्थल भाग है और यहां से ये इस प्रकार से अगर कोई स्थलखंड है, ये स्थलखंड के ऊपर से जैसे नदी प्रवाहित हो रही है, ये क्या है, नदी। ये समझ ही गए होंगे कि इस प्रकार की स्थलाकृति है और ये नदी प्रवाहित हो रही है, तो नदी, अब ये सीधा सीधा मार्ग तो है ही नहीं, तो यहाँ से अपना जल गिराएगी और ये गिरता हुआ जल ही क्या कहलाएगा, आपका जल प्रपात। क्लियर हो गया होगा। जल प्रपात किसे कहा जाए, जब नदी किसी समतल भूभाग पर बहती है और अचानक से खाई नुमा स्थिति आ जाती है, या भूभाग आगे वाला धंसा हुआ होता है और जल यहाँ से गिरता है, उसको कहते हैं हम जलप्रपात। यहाँ तक आपके क्लियर है जलप्रपात क्या होता है। तो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में
धुआंधार जलप्रपात बनता है जिसे संगमरमर जलप्रपात भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा आप दूसरा नाम जो है इसका याद रखें। आगे बात करें पश्चिमी घाट की। अब पश्चिमी घाट मैंने आपको बताया था, ये से प्रायद्वीपीय भारत को अगर हम ले लें तो पश्चिमी घाट जो है इस तरफ का भाग जो है ये क्या है आपके पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट का निर्माण अरब सागर प्लेट के भ्रंश द्वारा हुआ। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि भ्रंश क्या है। उदाहरण के लिए जैसे इस तरफ की जो प्लेट थी, इस तरफ की जो पूरी प्लेट थी वो इसके साथ ही थी, परंतु ये हिस्सा नीचे धंस जाने की वजह से ये क्या है अरब सागर प्लेट। अरब सागर प्लेट और पश्चिमी घाट पहले दोनों एक ही भूभाग थे, परंतु एक भाग जब नीचे धंस गया और वो भाग कौन सा है अरब सागर, तो इससे क्या है पश्चिमी घाट का निर्माण हो गया। तो अचानक से धंसा हुआ भाग है तो पश्चिमी घाट आपको इस प्रकार से खड़ा दिखाई देगा और यहाँ पर समुद्र है। ये अरब सागरी प्लेट थी, ये नीचे की तरफ धंस गई तो बच गया क्या पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट इस तरफ से धंसा हुआ, इस तरीके से धंसा हुआ दिखेगा। पश्चिमी घाट की एक चीज़ और देख लें, हमने देखा था कि ढाल जो है प्रायद्वीपीय पठार का वो है पश्चिम से लेकर पूर्व तक, तो इसका ढाल कैसे होगा इस प्रकार से होके पूर्वी ढाल जो है वो थोड़ा सा कम खड़ा ढाल होगा। परंतु अगर पश्चिमी घाट की बात की जाए तो ये बिल्कुल सीधा ब्लॉक का ब्लॉक है। कारण यह है कि अरब सागर प्लेट जो है वो नीचे की ओर धंस गई। आगे बात करें पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या है सह्याद्री। ये सभी चीज़ें आप नक्शे में नोट करते जाएं। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करता है। 16 डिग्री जो उत्तरी है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश इस सह्याद्री को दो भागों में विभक्त करता है, पहली और दूसरी। पहली सह्याद्री का नाम है उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री ये कहाँ स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ है महाराष्ट्र में स्थित है। और दक्षिणी सह्याद्री ये आपके स्थित है कर्नाटक में। ये कुछ सामान्य सी जानकारी आपको वैदेशिक जैसी याद रखनी है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं है। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों, ये आपकी ताप्ती नदी हो गई यहाँ पर, और ये दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो गई। तो ताप्ती नदी से लेकर ये नीलगिरी, ये ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी तक है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। क्या नाम है उसका कलसुबाई, जो महाराष्ट्र में स्थित है। उत्तरी सह्याद्री पूरी महाराष्ट्र में है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी भी कहाँ होगी महाराष्ट्र में। तो आपको बस सिंपल सा फैक्ट याद रखना है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर, स्पष्ट है कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो अगला बिंदु देखते हैं, वही बात है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। अब भारतीय मेघ अनुसंधान संस्थान, अब मेघ अनुसंधान संस्थान क्या है, आपने देखा होगा कि मौसम विभाग मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाता है और विभिन्न जो है जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो बादलों पर अध्ययन करने वाला जो संस्थान है भारतीय मेघ का अर्थ होता है क्लाउड्स, बादल। तो भारतीय मेघ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख कर्नाटक है। सबसे ऊंची चोटी क्या है कुद्रेमुख, किसकी है ये दक्षिणी सह्याद्री की, और ये कहाँ स्थित है कर्नाटक में। अब कुद्रेमुख का अर्थ क्या होता है घोड़े के समान, तो कुद्रेमुख क्या हो गया घोड़े के समान। अब कर्नाटक में कॉफी की खेती सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ी पर की गई थी। कर्नाटक में कॉफी की खेती सबसे पहले बाबा बुदनगिरी पहाड़ी पर की गई थी। इसको याद रखने के लिए आप यूँ याद रख सकते हैं कि भारत में या कर्नाटक में सबसे पहली कॉफ़ी किसने पी बाबा बुदन ने। तो बाबा बुदन की पहाड़ी पर कर्नाटक में सबसे पहले कॉफ़ी की खेती की गई। तो ये स्पष्ट है। पश्चिमी घाट का निर्माण अरब सागर का भ्रंश हमने देख लिया किस प्रकार से भ्रंश होता है। अरब सागर प्लेट नीचे खिसक गई और खड़ा ढालनुमा आकृति कौन सी रह गई पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश से दो भागों में बांटता है, उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री कहाँ स्थित है महाराष्ट्र में, दक्षिणी है कर्नाटक में। अब आगे बात करें विस्तार को, हम ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों तक देख लिया है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई महाराष्ट्र में, दूसरी महाबलेश्वर हो गई। महाबलेश्वर में कृष्णा नदी का उद्गम हो रहा है और भारतीय मेघ अनुसंधान
केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कॉफ़ी सबसे पहले कर्नाटक में बाबा बुदनगिरी पहाड़ियों पर उगाई गई। तो ये कुछ तथ्य हो गए किसके? पश्चिमी घाट के। आगे बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ या ब्लू माउंटेन। अब नीलगिरी की पहाड़ियाँ हमने देखी थी कि पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। अब नीलगिरी पहाड़ियाँ क्या है? इनको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। नील यानी ब्लू, तो इनको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। अब नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट में भौगोलिक ग्रंथि का काम करती है। अर्थात क्या है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिम तथा पूर्वी घाट को जोड़ती है। किस किस को जोड़ती है? पश्चिम तथा पूर्वी घाट को जोड़ती है। तो आप देखेंगे कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो इधर से पूर्वी घाट आएगा, इधर से पश्चिमी घाट, तो ये जोड़ने का काम कौन कर रही है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये क्लियर है। अब नीलगिरी की पहाड़ियों का विस्तार 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। कौन कौन सी 3 हो गई? 3 राज्य हो गए, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। आप मानचित्र में उनकी अवस्थिति देखकर इसको दर्शा सकते हैं। आगे बात करें कि नीलगिरी पहाड़ियाँ एक जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। जैव संरक्षित क्षेत्र हम वन्य जीवों के अंतर्गत बात करेंगे। फिर बात करें नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। कौन है? डोडा बेटा तमिलनाडु में स्थित है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जा सकता है, उत्तर आना चाहिए डोडा बेटा। और राज्य में अवस्थिति पूछी जाए तो तमिलनाडु में अवस्थित है। अब डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और सबसे पहली जो चोटी है वो कौन सी है? अनाईमुदी। अनाईमुदी या अनाईमुडी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर तमिलनाडु राज्य। अब नीलगिरी में पूछा जाए, जैसे आपको ऑप्शन यू दे सकते हैं, अलग है, अलग छांटे है, ऐसा कुछ करके अगर आपको दे दे मैं, जैसे ऑप्शन दे दिया गारो, खासी, जयंतिया और टोडा, तो इनमें से सबसे अलग कौन सी होगी? टोडा, क्योंकि ये दक्षिण की जनजाति है और ये सब भी हमने बात की थी, ये पूर्वांचल हिमालय की जनजाति है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल में सदाबहार वनों से भरी हुई है। कौन से वन है? सदाबहार वन। सदाबहार वन क्या होते हैं? नाम से स्पष्ट है, सदाबहार यानी हरे रहने वाले, अर्थात जो वन सदा हरे रहते हैं क्योंकि वहाँ पर बारिश प्रचुर मात्रा में होती है, उनको क्या कहते हैं? सदाबहार वन क्या कहा जाता है। अब सदाबहार वन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होनी चाहिए और जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अब जैव विविधता क्या है? किसी के एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों और वनस्पतियों को भी क्या कहा जाता है? जैव विविधता। बारिश अगर अधिक होगी, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, तो जाहिर सी बात है जीव जंतु भी वहाँ ज़्यादा मिलेंगे। आगे बात करें, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ियों पर केरल में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए इस भाग में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, इसलिए इस भाग को साइलेंट वैली या शांत घाटी कहते हैं। अब साइलेंट वैली या शांत घाटी क्यों घोषित किया गया इसको? ताकि अब इतने जब जीव जंतु हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो, कोई भी मानवीय एक्टिविटी, मानवीय क्रियाएं ज़्यादा नहीं हो सके। उसके बाद अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों को यूनेस्को ने जैव विविधता हॉटस्पॉट का नाम दिया है। अब बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, बहुत विभिन्न प्रकार के बहुत से जीव जंतु जहाँ मिलते हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियाँ होती हैं, तो उसको जैव विविधता हॉटस्पॉट नाम दिया जाता है और वो नाम कौन देता है? यूनेस्को। उसके बाद बात करें, कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियों पर कॉफ़ी की खेती की जाती है। अब कॉफ़ी 2 प्रकार की होती है। कॉफ़ी हम बात कर रहे हैं, कॉफ़ी 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार के कॉफ़ी की खेती की जाती है, अरेबिका और दूसरी कौन सी है? रोबस्टा। तो ये हमने बात की कि कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियों पर कॉफ़ी की खेती की जाती है और भारत में कॉफ़ी की 2 किस्म है, 2 किस्म, और 2 किस्में कौन सी है? अरेबिका और रोबस्टा। तो ये तो हो गई कुछ सिंपल सी बातें। देखिए, भूगोल में जो तथ्य होते हैं उनको विशेष कोई समझने की आवश्यकता नहीं होती, बस उनको याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि मानचित्र में भरना है और रोज़ के रोज़ इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आगे बात करें, नीलगिरी की पहाड़ियों की बात हो गई। दक्षिणी घाट, दक्षिणी घाट ये दक्षिणी हिस्सा, ये इसको दक्षिणी घाट कहा जाता है। अब दक्षिणी घाट में 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, अनाईमलाई व इलायची केरल में और पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में। अब केरल की बात करें, ये केरल और ये आपका तमिलनाडु।
तो केरल में इन्होंने कहा कि अनाईमलाई व इलायची, तो केरल में कौन कौन सी है? अनाईमलाई व इलायची। और तमिलनाडु की बात करें तो पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। अब अनाईमलाई पहाड़ियों को हाथी पहाड़ी भी कहते हैं, इनको क्या कहा जाता है? हाथी पहाड़ी। आगे बात करें, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी केरल राज्य में स्थित है। हमने बात की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। प्रथम की बात करें तो अनाईमुदी 2695 मीटर केरल राज्य में स्थित है। इलायची पहाड़ियों को कार्डामम व इलाईमलाई पहाड़ी भी कहा जाता है, ये इनके उपनाम है। इलायची पहाड़ियों को क्या कहते हैं? कार्डामम और इलाईमलाई पहाड़ी भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें कि इलायची पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अगस्थमलाई है। कई बार पूछ लिया जाता है कि अगस्थमलाई किसका हिस्सा है, तो इलायची पहाड़ियों का सबसे ऊंचा जो भाग है, हिस्सा है। अगस्थमलाई पहाड़ी से भारत की सबसे दक्षिणतम नदी ताम्रपर्णी नदी निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ गया है कि दक्षिणतम, भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है? ताम्रपर्णी नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? अगस्थमलाई पहाड़ी से। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बात करें कि ताम्रपर्णी नदी पर तमिलनाडु में, ताम्रपर्णी नदी पर तमिलनाडु में एक परियोजना शुरू की गई है और परियोजना का नाम है पापनाशम परियोजना। उसके बाद बात करें कि इलायची पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। भारत की सबसे दक्षिणतम नदी की बात की जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए ताम्रपर्णी नदी, और सबसे दक्षिणतम पहाड़ी की बात की जाए तो इलायची पहाड़ी। अब बात करें आगे कि पालनी पहाड़ी तमिलनाडु पहाड़ियों, पालनी पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कोडाईकोनाल, कौन सी है? कोडाईकोनाल, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, एक हिल स्टेशन है। तो कई बार आपको पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत के हिल स्टेशन के बारे में या दक्षिण भारत के, तो ये नाम थोड़े से आपको याद रखने, स्पष्ट रूप से, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो ये बात की हमने दक्षिणी घाट की। दक्षिणी घाट में 3 पहाड़ियाँ हैं, अनाईमलाई जिसको इलायची, कार्डामम, हाथी पहाड़ी कहा जाता है, और पालनी पहाड़ियाँ जो है वो है आपके तमिलनाडु में। अब आगे बात करें पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट यानी पूर्व की तरफ, पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट के निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं, ये अलग अलग पर्वत श्रृंखला है। अब प्रायद्वीपी पठार का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर होने के कारण प्रायद्वीपी नदियां इसकी निरंतरता को कमी कर देती हैं। निरंतरता में कमी कैसे करती हैं? हमने बात की कि ढाल इस तरफ है, तो नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगी। नदियां जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगी, यहाँ डेल्टाओं का निर्माण करती है। तो क्या है कि विभिन्न डेल्टा बनते हैं, और इससे क्या है कि पहाड़ियाँ बीच में से कटती है, इसीलिए प्रायद्वीपी नदियाँ इसकी निरंतरता को समाप्त कर देती हैं। ये कथन आपको बिल्कुल एज इट इज समझते हुए याद रखने हैं। सही कथन, गलत कथन में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तथ्य ये है कि प्रायद्वीपी पठार का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर होने पर प्रायद्वीपी नदियां इसकी निरंतरता को समाप्त कर देती हैं। फिर बात करें पूर्वी घाट छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। तो छोटी छोटी पहाड़ियां हमने देख ली कि छोटी छोटी पहाड़ियां कौन सी है, और ये पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है। फिर देखें पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा है। कई बार अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए, मैंने आपसे प्रारंभ में भी चर्चा की थी, हम भारत भूगोल को बहुत ही गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए विभिन्न पहाड़ियों की ऊंची ऊंची चोटियां आप अच्छे से याद रखें, अलग से लिखकर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी आरामकोंडा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1680 मीटर है। फिर महेंद्रगिरी, उदयगिरी पहाड़ियां उड़ीसा में स्थित है। अब ये हो गया उड़ीसा आपका, और उड़ीसा में क्या है? महेंद्रगिरी व उदयगिरी। उदयगिरी पहाड़ियां स्पष्ट है। आंध्र प्रदेश में जिंदागढ़ा, नल्लामलाई, पालकोंडा, ये आपका आंध्र प्रदेश, जिंदागढ़ा, नल्लामलाई और पालकोंडा, वेलिकोंडा। पालकोंडा और वेलिकोंडा। अब तमिलनाडु की पहाड़ियों में हम बात करेंगे पंचमलाई, शेरुमलाई और जावेद। ये सभी पहाड़ियाँ कौन सी है?
तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं। तो इनमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, आप बस भारत का एक मानचित्र लें जिसमें उसको राज्यवार विभाजित कर रखा हो और प्रत्येक राज्य में आप ऐसे एरो करके अलग अलग पहाड़ियाँ दर्शा सकते हैं। इन तथ्यों में खास कुछ समझने वाली बात नहीं है। अब शेषाचलम पहाड़ी तेलंगाना राज्य में स्थित है। कौन सी? शेषाचलम, जिसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। शेषाचलम पहाड़ी कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना में है शेषाचलम। तो आप अपने पास जो भी नक्शा हो उसमें ये सब भरें और अच्छे से याद करने की कोशिश करते हैं। तो आज की कक्षा यहीं तक समाप्त कर दी जाएगी। आप जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ बस अधिक से अधिक आप नक्शे में भरें, और इससे जुड़े हुए किसी भी प्रकार का सवाल हो या पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ कोई सवाल जो आपको हल करने में दुविधा आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।